नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग रसायन विज्ञान का अपना 5वां अध्याय ले रहे हैं, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। पहले वाले में हम लोगों ने देखा कि कैसे एक वर्गीकरण का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, डॉबराइन ने ये करा था। आज हम लोग दूसरे एक वैज्ञानिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वो है न्यूलैंड। उन्होंने पहले हमने कर देखा था, उन्होंने 3 का ग्रुप बनाया था, लेकिन यहाँ पे न्यूलैंड ने अष्टक सिद्धांत के बारे में बताया। तो यहाँ पर हमने डॉबरराइनर का ट्रिक के बारे में पढ़ लिया है। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। तो अब आपको पता चल गया होगा, जैसे पहले डॉबरराइनर ने 3 तत्वों को एक ग्रुप में करके उनके बारे में हमारे साथ हमें जानकारी दी थी। अब यहाँ पे न्यूलैंड ने जो अब हमें बताएंगे वो बताएंगे अष्टक सिद्धांत के बारे में। चलिए पढ़ते हैं अष्टक सिद्धांत के बारे में। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अष्टक सिद्धांत के बारे में। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत क्या है? ये जो न्यूलैंड है, इनका पूरा नाम जॉन न्यूलैंड था और ये अंग्रेज वैज्ञानिक थे। और उस समय जो ज्ञात तत्वों को उन्होंने जो अपना एक ग्रुप करा था वो था परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। ये इसको आरोही क्रम भी कहते हैं। तो जैसे जैसे परमाणुओं का भार तत्वों में बढ़ता चला जा रहा था, उस के अकॉर्डिंग वो तत्वों को एक उस बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में वो रखते चले जा रहे थे। और जिस समय उन्होंने अपना ये काम शुरू करा था, उस समय जो तत्वों की संख्या थी जो एक मालूम थी वो थी 56। 56 तत्व हम लोग जो उस समय वैज्ञानिकों को ज्ञात हो गए थे। उन्होंने वर्गीकरण में क्या करा था, सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले जो तत्व था हाइड्रोजन से उन्होंने अगर कहें एक अपनी सीरीज को स्टार्ट किया था। और कहाँ पर जाके उन्होंने रोका था? थोरियम पर। तो इन्होंने न्यूलैंड ने अपना जो स्टार्ट किया था वो करा था हाइड्रोजन से, जिसका द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान सबसे कम था। और थोरियम जो उन्होंने देखा था कि इसका सबसे ज्यादा परमाणु द्रव्यमान है। अब उनका अब और डिटेल में पढ़ते हैं कि कैसे उन्होंने वो अष्टक का सिद्धांत दिया था। अष्टक का सिद्धांत कैसे दिया था ये देखिए। उन्होंने ये बताया, उन्होंने ये चीज देखी कि जो प्रत्येक जो 8वां तत्व होता था उसके जो गुण धर्म थे वो जो तत्व पहले तत्व के समान थे। तो अभी हम थोड़े से एग्जाम्पल से मैं इसको और बताऊंगी। आप इसको अभी ऐसे समझें कि जो पहला तत्व रखा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, फिर 8वें पर जब पहुंचे तो 8वां जो तत्व था उसके जो गुण धर्म थे वो जो पहला तत्व था जहां से वो लाइन स्टार्ट हुई थी उससे वो मिलते हुए होते थे। और इस जो इन्होंने वर्गीकरण करा था इसकी तुलना उन्होंने ये जो संगीत के अष्टक होते हैं तो उससे करी थी। इनको अष्टक का सिद्धांत या लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी कहा जाता है। तो जैसे हमारा संगीत में सा रे गा मा पा धा नी, और फिर क्या होता है, फिर हम वापस सा पर आ जाते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने अष्टक सिद्धांत करा था कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7। फिर जो उन्होंने 8वां जो रखा था वो 8वां ऐसे रखा था कि वो जो 8वां तत्व था तो और जो उससे पहला वाला जो तत्व था उसके सिमिलर उन्होंने देखे थे गुणधर्म थे। इसलिए जो आपका न्यूलैंड है उसके वर्गीकरण को हम न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। और ये हमने सारे गामा बताया। जो इंग्लिश का हम देखते हैं, क्योंकि ये वो अंग्रेज एक वैज्ञानिक थे। तो जैसे हमारा सारे गामा होता है इंग्लिश में, इंग्लिश सॉन्ग्स के लिए डो रे मी फा सो ला टी, ये इनके वो इनिशियल्स हैं जिससे उनका पूरा एक म्यूजिक बनता है। तो अब हम देखते हैं, ये देखिए न्यूलैंड का अष्टक इस टाइप से उन्होंने एक अष्टक बनाए थे। तो 7
8वां जो तत्व रखा उन्होंने वो ऐसे रखा कि जो पहला तत्व है उसके साथ उसके गुण मिलते हैं। ठीक है, अब जब यहां से हमने स्टार्ट करी 1 2 3 4 5 6 7 8वां यहाँ पर क्लोरीन आया, तो उन्होंने क्लोरीन इसलिए यहाँ पे रखा क्योंकि उन्होंने देखा जो क्लोरीन के गुणधर्म है वो फ्लोरीन से मिलते हैं। इस प्रकार से उन्होंने अपने अष्टक सिद्धांत को सामने रखा। अब ये जो मैं अभी आपको बता रही थी वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो न्यूलैंड के जो अष्टक में जो सोडियम लिथियम के बाद 8वें स्थान पर आता है। तो यहाँ पे आप देखिए ये सोडियम है, ये लिथियम के बाद 8वें स्थान पर आता है। तो कैसे, यहां से अगर हमने स्टार्ट करा तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 आ गया। तो ऐसे उन्होंने करा कि जो भी तत्व है तो यहाँ पे इसके नीचे जो है वो उसका 8वां होगा। तो और इसलिए और फिर उन्होंने ये भी देखा था कि लिथियम और सोडियम के जो गुणधर्म है वो लगभग समान होते हैं। ऐसे ही उन्होंने बेरिलियम तथा मैग्नीशियम के गुणधर्म को समान माना। तो आपका बेरिलियम ये है, मैग्नीशियम ये है। तो बेरिलियम से 8वें स्थान पर मैग्नीशियम को रखा। 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे 8वें स्थान पर मैग्नीशियम को रखा। तो ये मैंने आपको एक दो एग्जाम्पल करके दिखाए। आप चाहें तो ये आपकी बुक में भी ये टेबल दे रखी है, उससे आप देख सकते हैं कि हर 8वां जो उन्होंने ऐसे पेयर बनाया कि इन दोनों के गुणधर्म समान होते हैं इसलिए उनको 8वें स्थान पर रखा। अब जो ये जैसे हमने पहले देखा था, पहले जो उन्होंने डॉबरेनर ने जो निकाला था उसमें उनके कुछ कमियां पाई गई, उनमें कुछ दोष पाए गए। ऐसे ही न्यूलैंड के जो ऐसे ही न्यूलैंड के अष्टक की भी कुछ सीमाएं, कुछ दोष धीरे धीरे आगे चलकर पता चले। तो ये जो न्यूलैंड का जो अष्टक का सिद्धांत था ये केवल क्या था, कैल्शियम तक ही लागू हो पा रहा था। यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पर वो सिर्फ कैल्शियम तक लागू हो पा रहा था। ये और उसके बाद जो आ रहे थे और अगर हम उनको 8वें स्थान पर रख रहे थे तो जिनके साथ हम देख रहे मतलब जिनसे हम ये सोच रहे थे कि उनके गुणधर्म मैच करेंगे वो गुणधर्म मैच नहीं कर रहे थे। तो जैसे कैल्शियम और जिंक का कोई गुणधर्म नहीं मैच कर रहा था। तो कैल्शियम तक चल रहा था कि कैल्शियम से पहले जितने उन्होंने रखे थे सीरीज में वो आपस में उनके गुणधर्म मैच करते थे। न्यूलैंड के अष्टक में कैल्शियम के बाद आने वाले प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व से नहीं मिल पा रहा था। फिर और जो हम चीजें आगे देखते हैं कि क्या क्या कमियां मिली कि न्यूलैंड ने यह भी माना कि प्रकृति में केवल जो है ये 56 तत्व ही विद्यमान है। उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि आगे हमें और भी तत्व मिल सकते हैं। और बाद में के दिनों में क्या हुआ, अन्य और तत्वों की खोज हुई और फिर उसमें और क्या देखा गया कि जो न्यूलैंड ने जो अपने जो अष्टक का सिद्धांत दिया था वो जब हम उन तत्वों को वही 8वें उसमें रख रहे थे तो वो कोई भी हमें गुणधर्म नहीं मिल रहा था समान और वो कहीं से उनके बीच में कोई एक सिमिलैरिटी नहीं मिल पा रही थी। तो अगर ये मानकर चले कि ऐसे तत्वों को मतलब इस टाइप से रखा जाए कि हर 8वां तत्व अपने पहले वाले तत्व के साथ मेल खाएगा, ये पॉसिबल नहीं था। अपनी साढ़े ये उन्होंने जो सीरीज बनाई थी इन तत्वों को समंजित करने के लिए उन्होंने फिर क्या करा, जो नए तत्व आए थे उनको एक साथ रख दिया। जैसे यहाँ पे आप ये देखिए तो यहाँ पे सी और निकल को इन्होंने एक साथ रख दिया और यहाँ पे देखिए ये दो तत्वों को एक साथ रख दिया। तो यहाँ पे कोबाल्ट और निकल को साथ रख दिया था। यहाँ पे इन्होंने ऐसे करके जो नए तत्व मिल रहे थे उनको उन्होंने किसी के साथ एक थोड़ा सा कुछ एक किसी एक बात में समानता देखकर उसके साथ उनका जोड़ा बना के रखना
स्टार्ट कर दिया था। फिर उन्होंने देखा कि न्यूलैंड ने जो कोबाल्ट और निकेल को समान जो गुणधर्म के आधार पर एक समूह में रखा था, लेकिन जो लोहा था जिसका गुणधर्म कोबाल्ट तथा निकेल के समान ही है, उसको उन्होंने उनसे काफी दूर रखा। देखिए कोबाल्ट और निकेल उन्होंने साथ में रखे, आयरन को यहां रखा। तो और जबकि अगर हम देखें आयरन, कोबाल्ट और निकेल, इनके गुणधर्म काफी आपस में मिलते हैं। तो ये एक और कमी हमें न्यूलैंड के जो वर्गीकरण था उसमें, अष्टक जो उनका सिद्धांत था उसमें ये कमी देखने को मिली। फिर उन्होंने ये भी देखा, जो कोबाल्ट और निकेल को उन्होंने क्या करा, क्लोरीन तथा फ्लोरीन के साथ समूह में डाला। ये देखिए, ये इनका अष्टक चल रहा था ना, कि हमने ये देखा था कि क्लोरीन 8वें स्थान फ्लोरीन से, इसका मतलब फ्लोरीन और क्लोरीन आप के गुणधर्म आपस में मिलते हैं। इसके नीचे अगर उन्होंने जब कोबाल्ट और निकेल रखा, इसका मतलब कोबाल्ट और निकेल के गुणधर्म क्लोरीन से मिलने चाहिए, लेकिन ये देखा गया ये इनके गुणधर्म तो बिल्कुल नहीं मिलते। तो ये फिर और उसमें उन्होंने जब, और ना ही यह गुणधर्म कोबाल्ट और निकल के फ्लोरीन के साथ मिलते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने जो पहले कहा था कि ये जो इनका अष्टक का जो सिद्धांत था ये सिर्फ कैल्शियम तक था, इसके बाद जो तत्व आ रहे थे वो इस सिद्धांत को नहीं फॉलो कर पा रहे थे। तो इस प्रकार न्यूलैंड के जो अष्टक का सिद्धांत था ये सिर्फ केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक लागू हो पाया था, जो शुरू के हल्के तत्व थे। लेकिन जैसे जैसे हमें और तत्व, भारी तत्व मिलते चले गए, ये न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत लागू नहीं हो पाया। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, हमने ये देखा कि कैसे हमारे जो वैज्ञानिक थे वो जब जैसे जैसे तत्वों की संख्या बढ़ती जा रही थी उसके वर्गीकरण पे वो काम कर रहे थे, और जितनी उनको उस समय जितना एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पा रहे थे, जितना अपनी तरह से उन तत्वों को समझ पा रहे थे, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे कि वो ऐसा चार्ट बनाए, ऐसा वर्गीकरण करें कि उनको एक ग्रुप में रख सकें। लेकिन जब वो उनकी शुरुआत होती थी तब तो वो चीजें लगती थी ठीक है, लेकिन जैसे जैसे तत्वों की संख्या बढ़ती चली गई और तत्वों के बारे में और जानकारी बढ़ती चली गई, तो उनमें कुछ हमें दोष देखने को मिलते चले गए। अगले सेशन में अभी और देखेंगे और कौन से हमारे वैज्ञानिक हुए और उन्होंने कैसे वर्गीकरण में अपना योगदान दिया। तो मिलते हैं अगले सेशन में और पढ़ते हैं इस चैप्टर को थोड़ा सा और आगे। आप जो मैंने पढ़ाया इसको रिवाइज करते जाएं, जो क्या उनके सिद्धांत क्या थे और वो उनके कहाँ उनकी कमियां, दोष पाए गए, वो भी आपको याद करने पड़ेंगे। तो आप याद करते रहे। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय।